वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेज में अकाउंटिंग बाय लेसर को डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम लीज क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज की क्लासिफिकेशन कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। देन अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज को डिस्कस करेंगे कि जनरली उसकी अकाउंटिंग के रूल्स क्या हैं। देन मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर के लिए जो इनिशियल रिकग्निशन है वो डिफरेंट होती है, तो वो जो सिर्फ डिफरेंस का पॉइंट है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग कैसे करनी है, एंड इन द एंड हम डिस्क्लोजर्स को फोकस करेंगे जिसमें फाइनेंस लीज के डिस्क्लोजर अलग, ऑपरेटिंग के अलग, और फिर जो एडिशनल फॉर्मेशन जो कि फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज दोनों पर अप्लाई होती है वो सेपरेटली डिस्कस कर रहे होंगे। सो लीज क्लासिफिकेशन में हमने रिक्वायरमेंट IFRS 16 की देखनी है कि ये लाजमी है कि एक लेसर क्लासिफाई करे हर लीज को एज इधर एन ऑपरेटिंग लीज और अ फाइनेंस लीज। डेफिनेशंस इनकी हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, जिनके मुताबिक फाइनेंस लीज ऐसी लीज होती है जिसमें इट ट्रांसफर सब्सटेंशली ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट टू द लेसी। यानी जो ऐसे रिस्क एंड रिवार्ड हैं जो टिपिकली एक ऑनर के होते हैं, अगर वो रिस्क एंड रिवार्ड लेसी को ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी फायदा होगा तो लेसी का होगा, नुकसान होगा तो लेसी का होगा, जैसे एक ऑनर के होता है एक एसेट से रिलेटेड, तो फिर हम उसको फाइनेंस लीज कंसीडर करेंगे। और अगर ये रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं होते तो फिर उसको ऑपरेटिंग लीज कंसीडर करेंगे। टाइमिंग ऑफ री क्लासिफिकेशन एंड रीअसेसमेंट। तो लीज क्लासिफिकेशन जो है ये इंसेप्शन डेट पर की जाती है, यानी जब एग्रीमेंट फाइनलाइज होता है, प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो जाती हैं, और इसको रीसेस सिर्फ तब किया जाता है अगर लीज मॉडिफिकेशन हो। लीज मॉडिफिकेशन जो है वो बेसिक लेवल के सिलेबस का पार्ट नहीं होती, इसको हम अपनी किसी एडवांस वीडियो के अंदर इन फ्यूचर डिस्कस कर रहे होंगे। क्लासिफिकेशन कुछ सिचुएशन में चेंज नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल अगर एस्टीमेट का चेंज हो, अगर एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का एस्टीमेट चेंज हो गया है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट चेंज हो गया है, तो इसकी वजह से क्लासिफिकेशन को चेंज नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर सर्कमस्टांसेस में चेंज आ जाता है, जैसे लेसी से पहले ये एक्सपेक्टेड था कि वो टाइम पर पेमेंट करते रहेंगे लेकिन उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया पेमेंट में, तो इसकी वजह से भी हम अपनी लीज क्लासिफिकेशन को चेंज नहीं करेंगे, और जैसे उसकी क्लासिफिकेशन के मुताबिक अकाउंटिंग चल रही है उसी को फॉलो करेंगे। अब लीज क्लासिफिकेशन पे फर्दर गाइडेंस हम देखते हैं। वेदर अ लीज इज अ फाइनेंस लीज और एन ऑपरेटिंग लीज डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन रादर देन द फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने ये नहीं देखना कि लेसर उस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनेंस लीज कह रहा है या ऑपरेटिंग लीज कह रहा है, या लेसी क्या कह रहा है, या उन्होंने एग्रीमेंट के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की है वो क्या किया। आपने ये देखना है कि सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या है, क्या इन सब्सटेंस जो उस लीज में रिस्क एंड रिवार्ड लेसी को ट्रांसफर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं इन सब्सटेंस तो फिर उसे वो जैसे भी कह रहे हैं उसको इग्नोर करें, और ट्रांसफर हो रहे हैं तो फाइनेंस लीज, और नहीं हो रहे तो ऑपरेटिंग लीज है। स्टैंडर्ड कुछ एग्जांपल्स हमारे साथ डिस्कस करता है जो इंडिविजुअली यानी इनमें से एक भी पूरी हो जाए और इन कम्बिनेशन फाइनेंस लीज को इंडिकेट करती हैं। जैसे ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप टू द लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। तो अगर एट द एंड ऑफ लीज टर्म ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी लेसी को, तो एसेट की ज़्यादा वैल्यू होगी तो लेसी का ज़्यादा फायदा है, कम वैल्यू होगी तो कम फायदा है, तो रिस्क एंड रिवार्ड लेसी के हो गए। परचेज ऑप्शन दैट इज रीजनेबली सर्टन टू बी एक्सरसाइज, के बाजुकात फेयर वैल्यू से भी लो अमाउंट के ऊपर, मार्केट वैल्यू से भी लो अमाउंट के ऊपर एक परचेज ऑप्शन दे दिया जाता है लेसी को, और ये कंफर्म होता है कि लेसी उस एसेट को खरीद लेगा, तो फिर उस एसेट के जो भी फायदे नुकसान होंगे वो लेसी ही बेयर कर रहा होगा। लीज टर्म इज मेजर पार्ट ऑफ एसेट्स इकोनॉमिक लाइफ। अगर हम कहते हैं एक बिल्डिंग उसकी लाइफ जो है वो इकोनॉमिक लाइफ 50 ईयर्स है, और वो 40 ईयर्स के लिए किसी ने लीज पर ले ली है, तो आप खुद सोचें कि 80% ऑफ द लाइफ और प्राइम जो उसकी लाइफ है शुरू की, वो एक लेसी यूज़ कर रहा होगा उसको, तो उसका रिस्क एंड रिवार्ड जो मेजर पार्ट है, सब्सटेंशियल पार्ट है, वो लेसी ले रहा है। तो इससे भी एक इंडिकेशन मिलती है कि ये फाइनेंस लीज है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट सब्सटेंशियली कवर ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। तो आप जब लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लेट से वो भी आ रही है जी 5 मिलियन, और जो एसेट है उसकी फेयर वैल्यू भी 5 मिलियन है, तो ये तो इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि जो लीज अरेंजमेंट है वो फाइनेंसिंग है, कि 5 मिलियन का एसेट लेसर दे रहा है, और उसके अगेंस्ट जो वो पेमेंट्स ले रहा है उनमें से जब इंटरेस्ट माइनस करो तो वो भी 5 मिलियन ही बनते हैं। यानी वो इनफैक्ट वही 5 मिलियन जो दे रहा है उसी पे 5 मिलियन प्लस इंटरेस्ट वो ले रहा है।
तो इट मीन्स कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जब ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू के इक्वल हो, सब्सटेंशियली उसको कवर करती हो, तो फिर हम कहते हैं कि दिस इज अ फाइनेंस लीज। इसमें जो लीज टर्म है ये नॉर्मली देखा जाता है 75% क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया जाता है, स्टैंडर्ड में मेंशन नहीं है। और इसी तरह लीज पेमेंट्स को देखा जाता है कि 90% और अबव। और या लीज एसेट ऐसी स्पेशलाइज्ड नेचर का है कि सिर्फ लेसी ही उसे यूज़ कर सकता है विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। हम कहते हैं कि जी एक बहुत ही कस्टमाइज्ड किस्म की मशीन इंपोर्ट की गई है, वो हमने पाकिस्तान में एक लेसी को दी है और वो लेसी ही उसको यूज़ कर सकता है। अगर वो लीज़ ख़त्म होगी तो फिर हम वो किसी और को एसेट जो है ना लीज़ पर नहीं दे सकते हैं, ना खुद यूज़ कर सकते हैं, अनलेस कि हम उसकी कोई बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लगा के मेजर मॉडिफिकेशन करें, तो फिर वो अदरवाइज़ यूज़ हो सकता है, वरना वो लेसी को ही देना पड़ेगा दोबारा भी लीज़ पर या उसी को बेचना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल्स जो हैं ये इंडिकेट करती हैं कि इनमें से एक भी मीट हो रही हो कि ये फाइनेंस लीज है। लेकिन आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि ये कोई हमेशा कंक्लूसिव फैक्टर्स नहीं होते। अगर आपके पास कोई ऐसी अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन मौजूद है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि जो लीज है वो बाय इट्स नेचर जो है फाइनेंस लीज नहीं है, तो इन एग्जांपल्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स जो हैं आपके लिए एक इंडिकेटिव क्राइटेरिया तो हैं, लेकिन कंक्लूसिव क्राइटेरिया नहीं है। इसी तरह के एग्जांपल्स की तरह कुछ फर्दर इंडिकेटर्स भी स्टैंडर्ड में मेंशन है जो कि इंडिविजुअली और इन कम्बिनेशन फाइनेंस लीज को की तरफ इंडिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर लीज कैंसिल हुई तो जो लेसर को लॉस होगा वो लेसी बेयर करेगा। जब नुकसान जो होना है वो लेसी को होना है तो रिस्क एंड रिवार्ड किसके हो गए, लेसी के हो गए। इसी तरह हम कहते हैं कि अगर एसेट की फेयर वैल्यू में जो चेंजेस आएंगे उनका गेन और लॉस लेसी को होगा। एक ऑनर को ही ये फर्क पड़ता है, अगर आपके पास एक एसेट है उसकी वैल्यू बढ़ती है तो आपका गेन है, वैल्यू कम होती है तो आपका लॉस है। तो यही गेन और लॉस अगर लेसी बेयर कर रहा है तो ये फाइनेंस लीज की डेफिनेशन मीट हो रही है। Lessee has the ability to continue the lease for secondary period at a rent that is substantially lower than market rent। कि वैसे तो लीज टर्म जैसे हम कहते हैं ये एक एसेट की लाइफ है 50 ईयर्स और लीज टर्म जो है ना वो सिर्फ जो है ना 10 साल है, लेकिन लेसी के पास ये ऑप्शन है कि वो बाद में बहुत ही मामूली पैसे दे के जो रिमेनिंग जो है ना 40 ईयर्स के लिए भी लीज कंटिन्यू कर सकता है। तो बड़ा साफ नज़र आ रहा है कि जब उसे बहुत मामूली रकम देनी पड़ेगी तो उसके लिए तो ये बेनिफिशियल होगा कि वो लीज को कंटिन्यू कर ले सेकेंडरी पीरियड के लिए भी, तो लीज की टर्म असल में तो एक्चुअली ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी इंडिकेटर है कि ये फिर फाइनेंस लीज है। वंस अगेन ये कंक्लूसिव फैक्टर्स नहीं है, ये इंडिकेटिव फैक्टर्स हैं, तो जनरली आप इनको अप्लाई कर देंगे और इनकी बेस पर फाइनेंस लीज क्लासिफिकेशन कर लेंगे। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक आपको कॉन्ट्रेरी इन्फॉर्मेशन किसी क्वेश्चन के अंदर किसी सिचुएशन के अंदर नजर आए तो फिर आपको रिस्क एंड रिवार्ड को स्पेसिफिकली इवेल्युएट करना चाहिए। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि इन कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट कर सकें। तो यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ दीज लीजेस। ई लिमिटेड एक्वायर्ड अ स्पेशल कस्टमाइज्ड इंजन। The engine can only be used by E Limited unless substantial modifications are made to the engine. So ये इंडिकेशन मीट हो रही है which means कि it would be a finance lease. P Limited acquired an asset on lease with fair value of rupees 100,000 and present value of lease payments is rupees 92,500. तो 92.5% is the present value of fair value. तो ये present value of lease payment substantially cover all of the fair value of asset का criteria meet कर रहा है. It would be finance lease. M Limited acquired an asset on lease economic life of 20 years while M Limited want to use the asset only for 17 years. The company has no intention to purchase the asset at the end of its lease term, but still you can see कि 85% of the life जो है वो M Limited ही उस asset को use कर रहा होगा. So this is also finance lease. T Limited acquired an asset on lease with an option to buy the asset at the end of lease term for rupees 12,000. The fair value of the asset at the end of lease term is expected to be at least 55,000. वी कैन क्लियरली सी के 55,000 और 12,000 का जो डिफरेंस है कि एक चीज़ जिसकी फेयर वैल्यू कम से कम 55,000 एक्सपेक्टेड है और आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसे 12,000 में ले सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं भी है तो भाई आप 12,000 में लेंगे और मार्केट में 55,000 की सेल कर देंगे। तो जो फ़ायदा है वो लेसी को होने वाला है। तो यहाँ पर परचेज ऑप्शन जो कि रीजनेबली सर्टन है कि एक्सरसाइज होगा वो अप्लाई हो रहा है। सो दैट वुड बी फाइनेंस लीज एज वेल।
तो अगर कोई भी इंडिकेटर इनमें से ना मिल रहा हो तो देन यू कैन से दैट इट इज अ ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज अगर हो तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है एक लेसर ने, तो जनरल रूल्स को हम पहले डिस्कस करेंगे जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एट कमेंसमेंट डेट ऑफ लीज आप डेबिट करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को। अब नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज कितने से डेबिट होती है, ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमने पहले डेफिनेशन में कवर किया है कि नेट इन्वेस्टमेंट लीज होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है लीज पेमेंट्स प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। तो लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू ले लें, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू ले लें, दोनों को ऐड करें तो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज है, तो उतने पे ही आपने डेबिट करना है। फिर आप क्रेडिट करेंगे एसेट को या बैंक को। अगर आप लेसी को एसेट लेने के लिए पैसे दे रहे हैं कहीं तो आप बैंक को क्रेडिट कर दें, अदरवाइज अगर आप एसेट दे रहे हैं तो एसेट को क्रेडिट कर दें। एसेट अपनी फेयर वैल्यू पे क्रेडिट होगा, और अगर आपके पास एसेट ऑलरेडी डिफरेंट बुक वैल्यू पे रिप्रेजेंट हो रहा है तो डिफरेंस जो होता है वो गेन और लॉस के तौर पे रिकग्नाइज हो सकता है। और अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन, तो फेयर वैल्यू पर एसेट को रिकॉर्ड कर लेंगे, या अगर आपने कोई अमाउंट डायरेक्ट पे किया है एसेट लेसी को दिलवाने के लिए तो वो जितनी अमाउंट पे किया उतने से बैंक क्रेडिट हो जाएगा। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो आप पे करते हैं वो भी पे कर दी हैं तो बैंक क्रेडिट, और पे नहीं की तो एक्रूवल आप रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इनिशियल एंट्री ये है। इसके बाद बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नेट इन्वेस्टमेंट लीज, जब भी इंटरेस्ट एक्रू होगा तो आप इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे, और इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करने से नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज आपकी बढ़ जाएगी। नेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आपने एक रिसीवेबल के तौर पे लेना है। तो आपने एक रिसीवेबल डेबिट किया जब आपने एक लीज पर किसी को एसेट और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लगाई, आपने इन्वेस्टमेंट लगाई, वो पैसे आपने लेने हैं। जब जब आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे तो आपका रिसीवेबल बढ़ जाएगा, और जब जब आपको पैसे मिलेंगे तो आपका रिसीवेबल उतने से कम हो जाएगा। तो बैंक डेबिट एंड नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्रेडिट, दैट्स ऑल। तो हर रिसीट पर आप बैंक डेबिट नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्रेडिट करेंगे, और हर मरतबा इंटरेस्ट जब एक्रू होगा तो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को आप प्रेजेंट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे, जिसको फिर करंट एसेट और नॉन करंट एसेट के अंदर सेपरेट कर दिया जाता है। सेम शेड्यूल्स जो हम लेसी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, पेमेंट इन एरियर्स और पेमेंट इन एडवांस, वही हम इसमें भी अप्लाई करेंगे जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किए थे। लीज शेड्यूल सिमिलरली यानी लेसी की तरह ही आपने प्रिपेयर करना है, और वैसे ही करंट और नॉन करंट के लिए अप्लाई करना है। अब अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज, अगर लेसर मैन्युफैक्चरर और डीलर है तो उसकी इनिशियल रिकग्निशन डिफरेंट हो जाती है, और अब उसकी एंट्री क्या पास होगी उसको देखते हैं। तो आपने नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को डेबिट करना है, ये तो सेम रूल है, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो दूसरा ये कि आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करेंगे क्योंकि आप अपनी इन्वेंट्री का आइटम सेल कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स को आप डेबिट करेंगे कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, क्योंकि जितने का एसेट आपको वापस मिल जाना है, पैसों के अलावा आपको एक्सपेक्टेड है कि वो गारंटीड नहीं है लेकिन इतनी की चीज़ वापस आ जाएगी, तो जो चीज़ वापस आ जाएगी वो आपकी कॉस्ट नहीं है, तो आप कॉस्ट नेट रिकॉर्ड करेंगे, यानी जो कॉस्ट है इन्वेंट्री की आपकी बुक्स में माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। सेल्स को आपने रिकॉर्ड करना है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, जो भी इनमें से आपकी अमाउंट बनती है। इस पर हम एक नोट भी डिस्कस करेंगे अभी। और इन्वेंट्री जाहिर बात है कि आपके पास से जा रही है तो वो एट कॉस्ट आप क्रेडिट कर देंगे ताकि आपकी इन्वेंट्री का लेवल करेक्ट हो जाए। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट सेपरेटली एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड की जाएंगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर के लिए इनको नॉर्मल पार्ट समझा जाता है, क्योंकि आइटम वो सेल करते हैं तब भी इस तरह की कॉस्ट लगा रहे होते हैं कि कमीशन दे रहे होते हैं, दूसरे काम कर रहे होते हैं, तो लीज के अंदर ये कॉस्ट उनकी डिफरेंट नहीं है। जिस तरह वो बाकी अपना मार्केटिंग सेलिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं वो इसी तरीके से इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। अब हमने दो चीज़ें रिकॉर्ड की, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन दोनों के डिफरेंस से सेलिंग प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो जाएगा, जो आप प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहां पर आपको IFRS 15 अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है सच, वेदर ये IFRS 16 स्पेसिफिकली कहता है रिगार्डलेस ऑफ वेदर द लेसर ट्रांसफर द अंडरलाइंग एसेट एज डिस्क्राइब्ड इन IFRS 15। तो आपने IFRS 15 के क्राइटेरिया के मुताबिक मुकम्मल कंट्रोल ट्रांसफर किया है या नहीं किया, उसको हम फोकस नहीं कर रहे होंगे, और हम फोकस कर रहे होंगे कि हमने अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है और फाइनेंस लीज का क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो हम सेलिंग प्रॉफिट रिकग्नाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नोट 2 की। तो सेल्स को हमने कहा कि रिकॉर्ड करना है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे, मोस्टली दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स।
So manufacturer dealer lessor sometime quote artificially low rate of interest in order to attract customer. यानी वो असल में तो इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे होते हैं, लेकिन कस्टमर को वो ये बताते हैं कि जी सिर्फ 2% इंटरेस्ट है, सिर्फ 4% इंटरेस्ट है, और उस कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब ऐसे रेट को अगर हम अपनी कैलकुलेशन में यूज़ कर लेंगे तो हमारी इनिशियल जो सेलिंग प्रॉफिट है वो ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा और इंटरेस्ट इनकम फिर कम रिकॉर्ड हो रही होगी, तो ये अलाउड नहीं है। इस पर स्टैंडर्ड फिर क्या कहता है, इफ़ आर्टिफिशली low rates of interest are quoted, manufacturer dealer lessor shall restrict selling profit to that which would apply if a market rate of interest were charged. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट लेनी है, ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करके लेनी। बाकी जो एक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीट की एंट्रीज हैं वो बिल्कुल सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो जैसे नॉर्मल लेसर की अप्लाई होती हैं वैसे ही मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर की भी आप रिकग्नाइज करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज। तो इसमें सबसे पहले तो आपने लीज इनकम रिकॉर्ड करनी है। लीज इनकम को आपने स्ट्रेट लाइन बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करना है, अनलेस कि कोई और सिस्टमेटिक बेसिस ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो उस बेनिफिट की जो आपको लीज एसेट से डिराइव हो रहा है। तो जनरली वो क्वेश्चन में फिर अगर अल्टरनेटिव होगा तो वो ज़रूर बताएगा, लेकिन अल्टरनेटिव नहीं होगा तो हमारा डिफ़ॉल्ट रूल स्ट्रेट लाइन बेसिस का है, और स्ट्रेट लाइन बेसिस ये है कि हर पीरियड में इक्वल एक्सपेंस आप रिकग्नाइज कर रहे होंगे। रिलेटेड कॉस्ट, अब एक जो लीज इनकम आप एक एसेट से जनरेट कर रहे हैं तो उस एसेट की कोई मेंटेनेंस की कॉस्ट है, कोई इंश्योरेंस की कॉस्ट है, उसकी कोई डेप्रिसिएशन वगैरह है, तो उसको भी आप एक्सपेंस बनाएंगे ताकि मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो और इनकम और एक्सपेंस मैच हो के आपके पास सही प्रॉफिट कैलकुलेट हो। एसेट क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में लेसर की बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज की जाएगी, जो एंटिटी की नॉर्मल डेप्रिसिएशन पॉलिसी होगी I-16 I-38 के मुताबिक, उसके मुताबिक। और इम्पेयरमेंट भी चार्ज करेंगे अगर बनती होगी तो I-36 के मुताबिक। अगर इंडिकेटर है तो इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करें, और अगर इम्पेयरमेंट आपके पास आइडेंटिफाई होती है तो उसको अकॉर्डिंगली I-36 के मुताबिक ही रिकग्नाइज करें। प्रेजेंटेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कैसे रिकॉर्ड की जाएगी इसकी, A lessor shall present underlying asset subject to operating lease in its statement of financial position according to the nature of the underlying asset। यानी अगर आपका वो एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मीट कर रहा है तो आप I-40 के मुताबिक उसकी प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, I-16 के मुताबिक जैसे आप अपने एसेट्स की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वैसे कर रहे होंगे। तो जो उसकी नेचर है उसके मुताबिक जो उसकी अकाउंटिंग है वो उसमें शो हो रहा होगा। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अगर एक लेसर लगाता है ऑपरेटिंग लीज में तो उसको एसेट की कैरिंग अमाउंट में ऐड किया जाता है, लेकिन इनकी डेप्रिसिएशन एक सेपरेट कंपोनेंट के तौर पर की जाती है, तो इनको एक्सपेंस रिकग्नाइज किया जाता है ओवर द लीज टर्म ऑन द सेम बेसिस एज द लीज इनकम। तो अगर आप लीज इनकम को स्ट्रेट लाइन बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर आप इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को भी स्ट्रेट लाइन बेसिस पर रिकग्नाइज कर रहे होंगे, और अदरवाइज जो अगर आप डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो लीज इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए तो फिर इसको भी डिफरेंट मेथड पे करेंगे। जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी कि बैंक डेबिट और लीज रेंट इनकम क्रेडिट, लेकिन ऑब्वियसली पेमेंट की जो हमें अमाउंट रिसीव हो रही है वो डिफरेंट भी हो सकती है। तो अगर हम इन्हें ज़्यादा पैसे ले लिए हैं तो वो अनअर्न्ड इनकम है, और अगर अभी कम पैसे लिए हैं और कुछ पैसे हमने अभी लेने हैं तो हमारी इनकम रिसीवेबल है। सो एनी डिफरेंस इन रिसीट वो अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड होगी। मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर के बारे में स्पेसिफिक ये पॉइंट है कि ऑपरेटिंग लीज पर अगर वो कोई एसेट देते हैं तो सेलिंग प्रॉफिट यानी रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स को वो रिकग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली ऑपरेटिंग लीज जो है वो इक्विवेलेंट ऑफ अ सेल नहीं है। अब हम डिस्क्लोजर की बात करते हैं। फाइनेंस लीज के अंदर जो डिस्क्लोजर्स हैं, और ये प्रेफरेबली टेबुलर फॉर्मेट के अंदर जो अमाउंट्स डिस्क्लोज की जाएंगी उसमें सेलिंग प्रॉफिट और लॉस डिस्क्लोज करना है, फाइनेंस इनकम यानी इंटरेस्ट इनकम जो नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज पर है उसको डिस्क्लोज करना है, और अगर आपको कोई वेरिएबल लीज पेमेंट्स मिली हैं जो कि आपने पहले नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज में शामिल नहीं की हुई थी तो उनको रिकॉर्ड करना है। चेंजेस इन नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, अब जो हमारी चेंजेस आती हैं उसमें कुछ होती हैं क्वालिटेटिव और कुछ होती हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव चेंज तो बाज़ात इस तरीके से आता है कि उसकी हम कहते हैं कि जी वो बैड डेट होने के क्या चांस हैं, उस पर कोई अलाउंस है, कितने पैसे मिलने का चांस है, वो उसकी क्वालिटी है। क्वांटिटेटिव ये है कि उसकी अमाउंट में क्या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ, तो सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर हों तो उसके बारे में भी डिस्क्लोजर देना होगा। इसके अलावा मेचोरिटी एनालिसिस हमने बनाना होता है। मेचोरिटी एनालिसिस में जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मिनिमम जो फर्स्ट 5 ईयर्स हैं हर साल की अलग अलग आप पेमेंट बताते हैं अनडिस्काउंटेड यानी प्रेजेंट वैल्यू के बगैर।
और उसके बाद आप मोर देन 5 ईयर्स की रिमेनिंग ईयर्स का एक सिंगल टोटल दे सकते हैं। रिकन्सिलेशन एक डेवलप करनी होती है। रिकन्सिलेशन में अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स, जो ये हमने मैच्योरिटी एनालिसिस में जिनका टोटल किया होता है, इसको हम नेट इन्वेस्टमेंट लीज के साथ रिकन्साइल करते हैं। और रिकन्सिलेशन में मैक्सिमम 2 आइटम्स आएंगे आपके, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ऐड होगी, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम लेस होगी, तो आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज आ जाएगी। सो ये डिस्क्लोजर कैसे बनता है? मैच्योरिटी एनालिसिस जैसे आप देख रहे हैं कि लेस देन 1 ईयर, नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर जो पेमेंट्स रिसीव होनी है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 और मोर देन 5 का फिर आप एक एग्रीगेट दे देंगे, सिंपल टोटल आ जाएगा। फिर आपने रिकन्सिलेशन बनानी है। अब रिकन्सिलेशन में स्टार्टिंग पॉइंट आपका मैच्योरिटी एनालिसिस का टोटल है, यानी अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। उसमें आप जब अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज जो है, उसमें से अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, जिसे फिर आपने करंट और नॉन करंट के अंदर अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर शो किया होता है। अब टिपिकली हमने, क्योंकि अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम को सेपरेटली नहीं रिकॉर्ड किया हुआ होता, तो इसका एक आसान तरीका ये है कि जब आप यहाँ तक कैलकुलेशन कर लेते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट एंड लीज आप जब शेड्यूल बनाते हैं पेमेंट्स का, वहाँ से मिल जाती। तो जो डिफरेंस होगा वो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम होगी। और इन अदर वर्ड्स, आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो वो नेट इन्वेस्टमेंट है, और जो डिफरेंस है वो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है। ऑपरेटिंग लीज से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स पे बात करते हैं। तो अमाउंट्स जिनको हमने टेबुलर फॉर्मेट में डिस्क्लोज करना है, उसमें लीज इनकम, जिसको आप सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे, वेरिएबल लीज पेमेंट सेपरेटली होगी और बाकी लीज इनकम सेपरेट होगी। डिस्क्लोजर्स I-16 के मुताबिक अगर आपके जो एसेट है उसको आप शो करेंगे, और ओन्ड एसेट से अलग वो एसेट बताएंगे जो सब्जेक्ट टू ऑपरेटिंग लीज हैं। इसके बाद अदर स्टैंडर्ड्स के डिस्क्लोजर, जैसे अगर आप IS-36 इम्पेयरमेंट, IS-38 इंटेंजिबल एसेट, IS-40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या बायोलॉजिकल एसेट जो है, उसके जो आपने एसेट्स हैं और उनको ऑपरेटिंग लीज पर दिया हुआ है, तो जो उनके रेलिवेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप फॉलो करेंगे। मैच्योरिटी एनालिसिस बनेगा। मैच्योरिटी एनालिसिस में सेम रिक्वायरमेंट है फाइनेंस लीज की तरह, कि आपने मिनिमम फर्स्ट 5 ईयर्स जो हैं उनको अलग अलग बताना है, और उसके बाद मोर रिमेनिंग जो ईयर्स हैं उनका एक टोटल दे देना है। इसके अंदर रिकन्सिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको मैच्योरिटी एनालिसिस देना होता है। तो उसमें आप शुरू में हर ईयर अलग, और फिर क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ रिमेनिंग ईयर्स जो हैं वो दे देते हैं, और सिंपली अनडिस्काउंटेड अमाउंट्स होंगी, प्रेजेंट वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो लेसर को डिस्क्लोज करनी है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एंगल से है, और ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। लाइक ये तो मिनिमम देना है। अगर आप समझते हैं कि कोई और इन्फॉर्मेशन भी जो है वो इंक्लूडेड की जाए, तो फिर यूज़र्स को बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे लीज के इम्पैक्ट्स की, तो वो भी दे दें। तो नेचर ऑफ लेसर्स लीजिंग एक्टिविटीज़, भाई किस टाइप की लीजिंग एक्टिविटीज़ के अंदर वो इन्वॉल्व हैं। प्लांट एंड मशीनरी को डील करते हैं, वाइड वैरायटी में करते हैं, स्मॉल जो आइटम्स की डील करते हैं, तो किस तरह की लीजिंग को देख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि उनके रिस्क मैनेजमेंट के मामलात क्या है, ख़ासतौर पे जो उनके अंडरलाइंग एसेट्स के अंदर राइट्स जो वो रिटेन करते हैं, उनसे रिलेटेड उनके क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं और उनकी उससे रिलेटेड क्या स्ट्रेटेजी है। ये जो डिस्क्लोजर्स हैं ये फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज दोनों पर अप्लाई होते हैं, और प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किए थे वो सेपरेटली फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज के लिए किए थे। यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अलावा भी जो हमने अकाउंटिंग इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस की है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल अकाउंटिंग की है, ताकि आसानी रहे समझने में, और वो जिस तरह से हमने लेसी की अकाउंटिंग की थी उसके साथ भी कंसिस्टेंट है। कई जगह पर आप अल्टरनेटिव सोल्यूशन देखेंगे जिसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम वगैरह को एंट्रीज में इनकॉर्पोरेट किया गया होता है। वो अकाउंटिंग भी करेक्ट है, लेकिन वो अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड है, और उससे आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स हैं और इन सब पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और याद रखें कि स्टैंडर्ड्स जो हैं वो स्पेसिफिक जर्नल एंट्री में क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, ये आइडेंटिफाई नहीं करते। हमें अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फाइनल इम्पैक्ट चाहिए होता है। तो हम सारे जो सिंपल अकाउंटिंग करके भी अपने तमाम डिस्क्लोजर्स और जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम की अमाउंट्स हैं उनको डिटरमिन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।